नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ रतन सिंह असवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्सप्लोरर हैं और ट्रैवलर हैं और पूरे उत्तराखंड के साथ ही देश और दुनिया के कई इलाकों का वो भ्रमण कर चुके हैं। उनसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि कितना पोटेंशियल उत्तराखंड में है, देश के अलग अलग हिस्सों में है और उस पोटेंशियल की भी हम बात करेंगे कि जिस पोटेंशियल को उत्तराखंड के धरातल पर उतारा जाना चाहिए था लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाया। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक्सप्लोरर आप हैं, ट्रैवलर आप हैं और उत्तराखंड के हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ट्रेडिशनल टूरिज्म तक हम सिर्फ बाधित हो चुके हैं, हम बन चुके हैं। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उत्तराखंड? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो हम लोगों ने सिर्फ जो चार धाम हमारा पर्यटन सर्किट है उसके जमा खर्च हम अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जबकि हमारे यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बहुत संभावना है, लेकिन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी हम कॉर्बेट के अगल बगल ही सिमट के रह गए हैं। जबकि कॉर्बेट से इतर भी बहुत कुछ है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कुछ है। और तीसरा जो वैश्विक पर्यटन की हम बात करते हैं जिस पर कि सबसे ज़्यादा पैसा जिसमें है, उसमें नैनीताल, मसूरी और कॉर्बेट को छोड़ दें तो बाकी हम बहुत ज़्यादा मतलब विकसित नहीं कर पाए हैं। और इसमें एक अहम कड़ी जुड़ती है, वो जुड़ती है साहसिक पर्यटन की। तो साहसिक पर्यटन में जमा खर्च गंगा जी का राफ्टिंग को छोड़ के हम आगे की बात नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एरो स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जो जो विशेषज्ञ विभाग है वो लाल फीताशाही और कुर्सियों से को तोड़ने के अलावा धरातल पे कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। कि उनको इवेंट्स के साथ ट्रैवल करना चाहिए, नए नए इवेंट्स करने चाहिए। जैसे कि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जो है नयार वैली में एक नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल किया था, उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ है। जबकि गवर्नमेंट की योजना भी थी 13 जनपद 13 डेस्टिनेशन। तो उस डेस्टिनेशन में नयार वैली भी थी, सतपुली। तो उसको एरो स्पोर्ट्स के माध्यम से उसको विकसित किया जा सकता था और प्रयास हुआ था, लेकिन वो वहीं पे ही रह गया, रुक गया, मतलब एक ठहर सा गया है। तो ऐसा नहीं है। अब हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या नेता हैं वो पर्यटन के नाम पे जगह जगह घूमने जाते हैं, यूरोप अमेरिका जाते हैं। इतनी दूर जाने की ज़रूरत थी कि अब पड़ोस में नेपाल है, वहाँ चले जाइए, वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। ट्रैकिंग में, एरो स्पोर्ट्स में, राफ्टिंग में, विलेज टूरिज्म में, होम स्टे में पूरी दुनिया का लोग वहाँ पे आता है। वो अपना उन्होंने खाने का मेन्यू भी फिक्स किया हुआ है, उसके रेट भी फिक्स किए हुए, अपने ट्रेडिशनल फूड को वो प्रमोट करते हैं। लेकिन हम चाउमीन और मोमो से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम चाउमीन और मोमो को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का घालमेल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि धार्मिक और वैश्विक पर्यटन को अलग अलग तरीकों से नीति बनाए, इसको अलग ही रखे, इसको अलग अलग सेगमेंट रखे इसके। अब पर्यटन विभाग ने साहसिक पर्यटन या इन सब पर्यटनों की अलग अलग विशेषज्ञ रखे हैं। कोई डायरेक्टर बनाया है, कोई इंस्ट्रक्टर बनाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं ये। अभी मतलब जो है एक नयार वैली में एक पैराग्लाइडिंग की का लाइसेंस तक आप जारी नहीं कर पाए हो। आप जो है डेस्टिनेशन चिन्हित नहीं कर पाए, वो भी हम ही ने करी है। तो अब हम लाइसेंस मांग रहे हैं, तो लाइसेंस दे दीजिए, हम एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो ये जो जो काम न करने की प्रवृत्ति है, ये हमारे 22 साल में इतनी ज़्यादा मतलब घुस गई है अंदर कि इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पोर्टलों पे, कि कोई चिंतन शिविर यहाँ पे हो रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे भी तंज कसे गए हैं, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न उठाए गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि 22 साल की हमारी उपलब्धि ये है कि हमें अभी भी योजना बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है, और योजना क्या बनानी है हमें पता नहीं है। उसके लिए हमें किसी विदेश का दौरा करना पड़ेगा, और जो दौरे हमने पहले किए थे उससे हमने क्या सीखा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि 22 साल में जमा खर्ची है कि अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, आज से शुरू कर लीजिए कि धरातल पे कुछ कर लिया जाए। सर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की हम बात करते हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, कुमाऊं मंडल विकास निगम है। तो क्या माना जाए कि क्या ये डिपार्टमेंट तो आपने खोल दिए हैं, लेकिन लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा, आपने सवाल भी उठाए हैं, तो इन लोगों का अगर यूज़ होता तो आज धरातल पर स्थिति कुछ और होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप पहले ये तय कीजिए कि आपने किस डिपार्टमेंट से क्या काम करवाना है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो अवधारणा थी उत्तर प्रदेश के टाइम पे, जो इनको बनाया गया था, इनको इसलिए बनाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के संसाधन विकसित करने के लिए, या जो हमारे पास प्रोड्यूस है
जो चीज़ें हम उत्पाद कर रहे हैं, चाहे वो माल्टा है, चाहे सेब है, चाहे खुमानी है, उसको जो है उसका उपयोग करके उसके उत्पाद बना के इन निगमों के माध्यम से बेचने का था। तो पर्यटन भी उसमें शामिल था। लेकिन राज्य गठन के बाद ये निगम शराब में भी आ गए, रेत बजरी में भी आ गए, ये ईंट भी बनाने लग गए। कोटद्वार में जो फ्लैश डोर फैक्ट्री थी वो आपने बंद कर दी। इनके गेस्ट हाउसों की स्थिति उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी खराब थी, आज और ज़्यादा खराब है। तो भाई आप ये पहले बताइए, इन निगमों से आप करवाना क्या चाहते हैं? पर्यटन करवाना चाहते हैं, रेत बजरी बिकवाना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, जो पर्यटन विकास परिषद है हमारी, ये परिषद करती क्या है साल भर? इसका जो है एजेंडा क्या है, इसके प्रोग्राम्स क्या हैं चरणबद्ध तरीके से, कि हमने एक साल का हमारा ये कैलेंडर है, हमने इस महीने इस डेट में इस जगह पे ये करना है। और इन पंचवर्षीय योजना हमारी ये है कि हमने एक नया जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन यदि आपने डेवलप करनी है तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, वहाँ पे सड़क देनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, पानी देनी पड़ेगी। अगर एक शहर बसेगा तो स्कूल भी होगा, स्कूल पब्लिक होगी तो अस्पताल भी होगा, एक खेलने का ग्राउंड भी होगा, जॉगिंग ट्रैक भी होंगे, हरियाली भी होगी, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, शौचालय बनेंगे, बस अड्डा बनेगा, पार्किंग होगी। तो आपके पास ऐसा प्लान है कि मसूरी, नैनीताल और रामनगर से इतर बढ़ने का? अगर नहीं है तो बना लो, अभी भी देर नहीं हुई है। तो आप पहले ये तय कीजिए कि डिपार्टमेंटों ने करना क्या है, रोल क्या है उनका और गोल क्या है, तो ये तय करना पड़ेगा पहले। अच्छा, 22 सालों में आपको लगता है कि कई टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस थे उनको डेवलप होना चाहिए था लेकिन हुए नहीं, क्योंकि चार धाम का आपने जिक्र किया और अमूमन हम भी देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो चार धाम के जो आंकड़े हैं वो जारी कर देता है और कहते हैं कि लाखों टूरिस्ट आता है, लेकिन हकीकत ये नहीं। देखिए, अगर चार धाम की बात यदि आप करें तो पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी और उत्तराखंड बनने के 22 साल बाद भी आप कर क्या रहे हैं? या जो चार धाम में आप कर रहे हैं उससे आपको मिल क्या रहा है? सिवाय गंदगी के मिल क्या रहा है आपको? और आप टूरिस्ट को सुविधाएं क्या दे रहे हैं? आप केदारनाथ जी में यदि टूरिस्ट रुक रहा है, आप उससे क्या पैसे वसूल रहे हो? उससे रात को रुकाने के, क्या खाने के कितने पैसे ले रहे हो? चाय कितने में दे रहे हो? क्या केदारनाथ जी जाते समय जो रूट्स हैं वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था प्रॉपर है? रेन शेल्टर है? नहीं है। दूसरा, बद्रीनाथ जी में आप लाइन लगाते हो, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगता है। उस लाइन में जब वो लगता है, अगर किसी महिला को और किसी बच्चे को लघु शंका लगे, दीर्घ शंका लगे, आपने वो सुविधाएं दे रखी हैं उनके लिए कि वो जो है उस समस्या से निपट सके। पीने के पानी की व्यवस्था है कि आपकी वहाँ पे? देखिए, आप चार धाम यात्रा के नाम पे सारी गाड़ियों आप चार धाम यात्रा में झोंक देते हो। वही टाइम हमारा प्रवासियों का भी घर आने का होता है, उनको बेचारों को अपने हाल पे छोड़ देते हो तुम। पटवारी से लेकर पुलिस से लेकर एसडीएम तक तुम चार धाम में झोंक देते हो। उतने टाइम में किसी को डोमिसाइल बनाना है, किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ठीक है, अतिथि का आप ध्यान रखिए, लेकिन जो हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारी अनदेखी आप कैसे कर सकते हो? तो ये साफ दिखाता है कि आपको सिर्फ अपना चेहरा चमका के दिखाना है, लेकिन जो आपके वास्तविक चेहरा है उसको छुपाना है। तो वास्तविक चेहरा आपके हम हैं, जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जो हम 1.25 करोड़ हम यहाँ की जनता है। तो हमारी अनदेखी नहीं कर सकते आप। तो हमारे विषय में भी सोचना पड़ेगा, हमें भी यात्रा के साधन चाहिए। आप हमारी सारी बसों को लगा देते हो। हमें पटवारी जी चाहिए गाँव में, हमें एसडीएम साहब चाहिए कि हमें कोई काम हम ले सकें। तो क्या 22 साल में आप चार धाम का कोई ढांचा ही नहीं विकसित कर पाए? अभी भी आप उत्तर प्रदेश की तर्ज पे चल रहे हो। तो इससे साफ लगता है कि बहुत काम नहीं हुआ है। और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि आप कहते हो कि जी इससे हमारी आर्थिकी सुदृढ़ हुई है और हमारा जो है रोजगार के संसाधन विकसित हुए। तो एक डेटा बता दीजिए कि भाई कितने रोजगार मिले हैं, किन लोगों को मिले हैं, और आर्थिक रूप से आप कितने संपन्न हुए। अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न हुए हो तो 75,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों है तुम पे? वो नहीं होना चाहिए था फिर। या आप रोजगार से जोड़ा है आपने, तो हमारे राज्य का हर दूसरा युवा पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि धरातल पे कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है तो निस्संदेह शुरुआत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत गंभीर आपने बात कही है। और टूरिज़्म का चूँकि हम आज ज़िक्र कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि फ़ेसबुक के माध्यम से कि आप साउथ इंडिया में कहीं थे, और तो वहाँ के बारे में थोड़ा आप बताइए कि किस तरीके से जो आपने कैमरे में अपने कैद किया था कि वहाँ का जो टूरिज़्म है और उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है, और यहाँ पर क्या वो चीज़ें धरातल पर उतर सकती हैं? देखिए, धरातल पे उतारने के लिए तो जो जो हमारे पास है, उत्तराखंड के पास है, वो मेरे ख्याल से भारत में तो किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारे पास कमी है राजनीतिक इच्छा शक्ति की और काम करने की। हम दूसरों को टोपी पहनाने में माहिर हैं। ये यूँ कहिए कि महारत हासिल कर ली है हमने कि इसकी टोपी उसके सर पहना के अवार्ड ले लिया, उसकी टोपी उसके सर पहना के अवार्ड ले लिया, लेकिन धरातल पे ना तो हम खोज पा रहे हैं, ना हम कर पा रहे हैं। अब जिस राज्य की आप बात कर रहे हो, केरला की, तो वो उसके सामने तो अभी घुटने तक भी नहीं पहुंचे हैं हम टूरिज्म में, यदि हम बात करेंगे। उनकी सोच में और हमारी सोच में अंतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं तीसरा टूर है मेरा कि केरला का, तो मतलब उनकी सोच में और हमारी सोच में बहुत फर्क है। वो राज्य के प्रति समर्पित हैं, हम लोगों में राज्य के प्रति समर्पण भाव उतना नहीं है। हम सरकारों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम अपने 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 जो अपना अपनी विल पावर को हम दूसरों को लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं। हम राज्य के विषय में कम सोचते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में या जो जिसको भी हम मानते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपने राज्य अपने घर के बारे में नहीं सोचते हैं। आप जिस जगह की बात कर रहे हो वो जटायु रिसर्च सेंटर की बात कर रहे हैं आप। ऐसा है कि जो वहाँ पे लोक मान्यता थी कि वो एक समुद्र तल से 310 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ है, एक एक स्टोन का जो है बहुत बड़ा, मतलब हार्ड स्टोन का एक पहाड़ है। तो वहाँ पे लोक मान्यता ये है कि जब रावण जो है सीता माता जी को अपहरण करके ले जा रहा था, तो जटायु की वहीं पे भिड़ंत हुई थी रावण से, और जटायु सीता जी की रक्षा करते हुए वहीं पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने उसी पर्वत को काट के जटायु जी की एक प्रतिमा वहाँ पे बना दी। वहाँ पे एक जटायु रामचंद्र जी का मंदिर भी है। जाहिर सी बात है कि मंदिर पहले भी रहा होगा जब वहाँ पे इस तरह, और 1 किलोमीटर का वो ट्रैक है, और उन्होंने फर्स्ट क्लास रोप वे वहाँ पे लगा दी है, फर्स्ट क्लास कैफ़े वहाँ पे बना रखे हैं, बैंड स्टैंड भी वहाँ पे है, सुंदर फैसिलिटी, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पे जो फैसिलिटी होती है वो पूरे के पूरे 1 किलोमीटर में वो है। तो आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, रोप वे से भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी अहम चीज़ देखिए, उसकी एंट्री फीस ही 200 रुपये है। भाई जब आप सुविधाएं दे रहे हैं, उस सुविधा का मूल्य तो लेंगे, देने में किसी को कोई समस्या नहीं है। और 250 रुपये रोपवे का, यानी कि 450 रुपये एक पर्यटक से वो ले रहे हैं। फैसिलिटीज पर्यटक को सारे दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है कि भाई यहाँ पे फलाने समुदाय का या फलाने धर्म का नहीं आ सकता है। आपके यहाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शन दुनिया भर की है, या आप बातें करते हैं, हर धर्म का हर समुदाय का आदमी वहाँ जा रहा है, वो इंजॉय कर रहा है बढ़िया तरीके से। और सबसे अहम बात क्या है कि आप पानी की बोतल नहीं ले जा सकते हो, आप प्लास्टिक नहीं ले जा सकते हो, सिगरेट नहीं ले जा सकते हो, लाइटर नहीं ले जा सकते हो, यानी कि गंदगी जिस चीज़ से भी हो आप नहीं ले जा सकते हो, आप टॉयलेट पेपर तक नहीं ले जा सकते हो। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं खुद कर रखी, हर जगह में पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं, शौचालय बनाए हुए हैं सुंदर। हमारे घरों में भी इतने स्वच्छ शौचालय हम नहीं रख पाते जितने उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं। और पूरी फैसिलिटीज बैठने के लिए जगह जगह में स्टैंड बनाए हुए हैं, कुर्सियाँ बनाई हुई हैं। तो इस तरह की सुविधा उन्होंने एक मॉड्यूल डेवलप किया है। सिर्फ एक धार्मिक मान्यता, रामायण की जो धार्मिक मान्यता, एक एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ, उस थीम को उन्होंने एक मतलब विश्व प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल बना दिया। और कई पिक्चरों की वहाँ पे शूटिंग भी होती हैं और हो भी चुकी हैं। तो इस तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए हमारे पास जो वन और हिमालय है ना, और कल कल बहती ये धाराएं हैं, अगर ये अन्य राज्यों के पास होती तो हम पलायन नहीं करते, हम रोजगार देने की स्थिति में होते अन्य राज्यों के लोगों को। और हमारे पास जो प्रकृति प्रदत्त जो हमारे पास जो हैं, जो गिफ्ट हमें मिला हुआ है कायनात से, अगर उसको हम थोड़ा सा भी यूज कर लेना तो हम सोने की चिड़िया हैं। हम कर्ज दे सकते हैं और राज्यों को, ना कि हम कर्ज लेने लायक बने। लेकिन मैंने कहा ना, जमा खर्च, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है, और योजनाओं को कागजों में नहीं धरातल पे लाना पड़ेगा। उस क्षेत्र विशेष को के संसाधनों को विकसित करते, वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ते हुए या श्रम से जोड़ते हुए, जब तक हम योजनाएं नहीं बनाएंगे तब तक
जब तक योजनाएं हम आम आदमी को लाभ देने लायक नहीं बनाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से उस योजना का फलीभूत होना मुझे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आपको उस क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, लोगों को जोड़ते हुए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, तब जाके हम राज्य से पलायन को रोक पाएंगे और जो हम पे बढ़ता हुआ कर्ज है इसको कम कर पाएंगे। अच्छा सर, एक और मेरा अंतिम सवाल और मैं अहम सवाल है कि टूरिस्ट को हैंडल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस तरह की योजनाएं यहाँ पर नहीं दिखती। टूरिस्ट जब यहाँ से जाता है तो वो माउथ पब्लिसिटी करे, ऐसा भी यहाँ पर नहीं दिखता। तो क्या ऐसी योजनाएं होनी चाहिए ताकि टूरिज्म में ज़्यादा फायदा हो? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप जब किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है और उस जगह की कैपेसिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लोगों को भेजा जाता है। जैसे वैष्णो देवी में टोकन सिस्टम है। आपके यहाँ भी केदारनाथ जी में क्या किया आपने, पर्यटक मंत्री ने कहा कि सीमित लोगों को भेजेंगे, लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं जो उससे अफेक्टेड है, उन्होंने पर्यटन मंत्री जी की धज्जियाँ उड़ा दी, कैरिकेचर बनाने उन्होंने कितनी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पे। वो आप नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा। तो पर्यटन मंत्री जी ने गलत तो नहीं बोला था भाई, जितनी कैपेसिटी जिस जगह की उतने ही तो लोग भेजे जाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर मैं केरला की बात करूं, मैं राजस्थान की बात करूं, मैं नेपाल की बात करूं, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो सबसे गंदा बिहेवियर हमारे ही राज्य के लोगों का है। एक तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, दूसरा ड्रेस कोड एक होना चाहिए कि ये व्यक्ति है ताकि वो पूछ सके। तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जो भी आपके टूरिस्ट रूट हैं या जो भी यात्रा रूट हैं उनमें जन उपयोगी सुविधाएं आपको विकसित करनी पड़ेंगी, तभी जाके होगा। अब जैसे कि आप कहीं भी चले जाइए तो है ही नहीं, सुविधाएं हैं ही नहीं, नागरिक सुविधाएं हैं नहीं। तो नागरिक सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी, ढांचा खड़ा करके नहीं। नागरिक सुविधा का वहां विकसित होगी जहां पानी होगा, पानी नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी। और आप जो है उसको बना के स्थानीय लोगों को एक दे दीजिए चलाने के लिए, वो शुल्क लेंगे 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन सुविधाएं तो देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा मेरा ये मानना ये है कि राज्य में प्रवेश करने वाले हर टूरिस्ट या हर धार्मिक यात्रा पे आने वाले व्यक्ति से एक निश्चित शुल्क आपको लेना चाहिए, ताकि उस शुल्क से आप उसको सुविधाएं दे सकें। और आप सुविधाएं देंगे तो वो आपको शुल्क देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करेगा। हाँ, आप सुविधाएं कुछ नहीं देंगे और कोताही करेंगे तो तब उसको प्रॉब्लम हो सकती। एक बात। दूसरी बात, जो जगह जगह में जो आप चेकिंग करते हैं, आप जब एक जगह में उसकी चेकिंग कर रहे हो उस वाहन की, तो उस पर एक चिन्ह लगा दीजिए ना कि इस वाहन की चेकिंग हो चुकी है, ताकि दूसरी जगह उसको ना रोके। तो अननेसेसरी जो है आप जो है हर जिले के जहाँ पे जिला शुरू होता है वहाँ पे एक बैरियर लगा देते हो, वहाँ पे आरटीओ भी चेकिंग कर रहा है, पुलिस वाला भी चेकिंग कर रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे भी कर रहा है। तो अगर वो 3 जिलों से 4 जिलों से चल रहा है तो 6 जगह चेकिंग करा रहा हो, तो ये व्यवस्था कम होनी। क्योंकि आज मानसिक रूप से परेशान होता है आदमी। यदि आधा घंटा कहीं पर रह खड़ा हो गया तो मानसिक रूप से परेशान होगा। तो आधा घंटा चार जगह हुआ तो 2 घंटे बर्बाद हो गए ना उसके। तो आपको कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करना है, लेकिन एक सिस्टम के साथ चेक एंड बैलेंस कीजिए। और अतिथि से आप शुल्क लीजिए, लेकिन उसको सुविधाएं भी दीजिए। और माउथ पब्लिसिटी इस बार जो हमारी धार्मिक स्थलों की जो हुई है, मतलब किस तरह की, क्योंकि मतलब माउथ पब्लिसिटी हुई है, मैं जानता हूँ। मैं क्योंकि हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो लोग फिर गाली देते हैं। तो लोग तर्क ये देते हैं कि जी हमारा तो 4 महीने 6 महीने का सीज़न होता है। तो 4 महीने 6 महीने का सीज़न ये थोड़ी होता कि तुम टूरिस्ट की जो है जेब से पूरा बंटवा ही निकाल दो। कोई किसी चीज़ का शुल्क होता है, ठीक है, एमआरपी उसमें 20 रुपये, आप 22 रुपये 25 रुपये ले सकते हैं, लेकिन 20 रुपये एमआरपी के 60 रुपये तो नहीं लिया जा सकता ना, वो तो व्यवहारिक नहीं है। तो इससे क्या होता है, राज्य की छवि खराब होती है। कोई ड्राइवर यदि मिसबिहेव करता है टूरिस्ट के साथ तो छवि खराब होती है। होटल वाला यदि 6,000 रुपये में बुकिंग करता है, आपसे 12,000 रुपये वसूलने की कोशिश करता है, तो इससे छवि खराब होती है, निश्चित रूप से होती है। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे उसमें कॉर्बेट हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, तो आप ऑनलाइन देखिए क्रिसमस के और 31 के रेट, तो जिस कमरे का रेट 7,000 8,000 10,000 रुपये होता है, उसके रेट 30,000 35,000 रुपये आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी खराब होती है कि भाई उत्तराखंड में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कितना भी रेट बोल देता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक तो शुल्क, प्रवेश शुल्क जरूर लेना चाहिए, चाहे आप ग्रीन बोनस के रूप में लें, वो प्लास्टिक यूज कर रहा है।
दूसरा, जो ट्रैकिंग रूट्स हैं उसमें बंद बोतल प्लास्टिक यूज़ पे 100% बैन लगा देने, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, क्योंकि ये बहुत कचरा कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि जितनी कैपेसिटी जिस शहर की है उस कैपेसिटी के हिसाब से ही जनता को वहाँ पे भेजना चाहिए, ताकि उनको वहाँ पे, जो वहाँ पहले से हैं उनको परेशानी नहीं हो और जो जा रहे हैं उनको भी परेशानी ना हो। चलिए सर, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रतन असवाल जी थे, जिस तरीके से आज उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और साफ तौर पर उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं कि अगर ये सुझाव सरकार माने तो जाहिर तौर पर टूरिस्टों को भी फायदा होगा और जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हमारी सरकार 22 सालों से कर रही है, उस टूरिज्म में भी बढ़ोतरी होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।